नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में। ब्रिक्स की मीटिंग थी। ब्रिक्स 2024 की मीटिंग कज़ान, रशिया के अंदर होती है। अब ये जो मीटिंग हुई है, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी अगले 2-4 महीने में जो भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे प्री के हों, चाहे मेंस के हों, इस बैठक से संबंधित आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएँगे कि ये बैठक कहाँ हुई, कितने नए नए मेंबर्स के अंदर आए, पुराने मेंबर्स कौन थे, ठीक है? लेकिन आज का जो वीडियो है वो थोड़ा-सा एडवांस लेवल के लिए है, खासकर यूपी पीसीएस मेंस जो लिख रहे हैं उनके लिए है। जीएस 2 में हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप के ऊपर टॉपिक रहता है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मोदी जी वहाँ पे गए, भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया उन्होंने अपनी एक स्पीच दी और स्पीच में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो है उन्होंने वो डिस्कस किया। उसको हम एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर वो बातें समझ पाते हो तो आपको वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के अंदर किस तरह से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स हो रही है, वो समझने में आपको हेल्प मिलेगी। इंडिया का स्टैंड क्या है, वो समझने की आपको हेल्प मिलेगी इसके अंदर। तो आप जब एग्जाम जाएंगे, मेंस लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, तो वहां पर आप एक बेहतर तरीके से इंडिया का पोजीशन को आप वहां पर लिख पाओगे और आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया जा रहा है इसके अंदर। इसमें से बहुत ही छोटी छोटी बातें भी इसके डिस्कस की जाएंगी जो कि आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेंगी, मजा भी आएगा और आप समझ पाओगे कि पूरा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या गेम होता है, वो किस तरह चलता है। अच्छा, अब बाकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं आपको। देखिए, जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजी के लिए है कि हम ठीक से इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझ पाएं और खासकर हमारा जो, अगर पीसीएस की बात करते हैं, पीसीएस में जीएस का जो दूसरा पेपर है, तीसरा पेपर है, टू थर्ड सेकंड थर्ड, और आपका जो एसे है, ठीक है, उसमें हम अच्छी तरीके से इस चीज को कर पाए। तो एक अलग चैनल क्रिएट किया मैंने, पीसीएस गुरु जी का ही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाके उसे क्लिक करके वीडियो पहुंच जाएगा, वहां पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जियो पॉलिटिक्स के ऊपर लगातार वीडियोस वहां पे आते रहते हैं। जैसे मैं देखी कि यहाँ पर जो सिनवारी जो इसराइल और ईरान, हिजबुल्ला, हमास में लड़ाई चल रही है, उसको मैं लगातार कवर करके यहाँ पे कर रहा हूँ, जिससे कि आपको वहां पर चीजें पता लग जाएंगी, वो स्पेशली जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजी के लिए। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें और आपको रोज वहां पर वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर हम अभी आज डिस्कस करेंगे मोदी जी की स्पीच में क्या क्या मुख्य पॉइंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मीटिंग यहाँ पे हुई है कजान के अंदर, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। आइए, अब की पॉइंट्स ऑफ स्पीच इन मोदी स्पीच इन ब्रिक्स 2024 पे की पॉइंट्स कुछ 8-10 पॉइंट हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि वो मोदी जी ने जो स्पीच दी है अपनी, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदुओं को उन्होंने कवर करने की कोशिश की है और हमें क्या क्या समझ में आएगा। तो पहला आपको समझाता हूं यहाँ पे कि नो डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डबल स्टैंडर्ड ऑन टेररिज्म। अब भारत जो है वो टेररिज्म से ही ग्रसित है, ठीक है। अब मोदी जी ने स्पीच दी है, उससे चाइना को बड़ा मिर्ची लगने की संभावना है, ठीक है। चाइना को काउंटर किया भाई, देखो चाइना साहब, डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं कि तुम, जब तुम्हारे देश में हो रहा है तो तुम उसको टेररिज्म बोल रहे हो, किसी और के देश में हो रहा है तो रहा बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा करो, ये नहीं होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं। टेररिज्म किसी के देश में हो, अपने देश में हो या किसी और के देश में हो, हमें उसको टेररिज्म की तरह ही समझना पड़ेगा, उसमें डबल स्टैंडर्ड रखने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली चाइना को था कि भाई चाइना, तुम्हें अब सुधर जाने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि टेररिज्म एक ऐसी चीज है ना जिसको लेकर सभी देश ना अपने हिसाब से डेफिनेशन देते हैं। अपने देश में होगा तो टेररिज्म, दूसरे देश के हो गया तो फ्रीडम फाइटर, ठीक है, वो चीज नहीं रहेगा। अगर कोई हिंसा कर रहे हैं तो वो टेररिस्ट ही होता है, उसको हमें सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी जो इसराइल में आप देख रहे हो, इसराइल, हमास, हिजबुल्ला, ये सब जो है, कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन है वो डेफिनेशन को लेकर ही है। तो यहां पर हमें मोदी जी बोलते हैं कि डबल स्टैंडर्ड हमें टेररिज्म के ऊपर नहीं लेके जाना है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलकम टू द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ क्या होता है? ग्लोबल साउथ का मतलब होता है डेवलपिंग कंट्रीज, गरीब और डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, गरीब हैं कंट्रियां, पुअर कंट्रियां हैं, वो ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, ग्लोबल नॉर्थ मतलब रिच कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि ब्रिक्स में अगर आप देखेंगे, ब्रिक में है क्या? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। 5 कंट्रियां हुआ करते थे इसके अंदर, और ये सब के सब कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज थे। डेवलप नहीं थे, डेवलप में आते हैं आपके वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज आती हैं, अमेरिका आता है, ठीक है। अब जब ये बना, ब्रिक्स बना,
और जिस तरह से पिछले 10, 12, 15 साल के अंदर इसकी परफॉर्मेंस रही है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो हैं अब ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब बन रहे हैं तो नए अलग अलग कंट्रीज ने अप्लाई किया कि हमें ब्रिक्स का हिस्सा बना लो, क्योंकि ब्रिक्स में कई चीजें होती हैं, साथ में एक तरह से देखिए कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट बना है। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, अगला जो पॉइंट यहां पर है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है, देखिए ठीक है ना, यानी कि दुनिया में जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम को भी चैलेंज करता है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। अब कहने को तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका काम है कि डेवलपिंग कंट्री से डेवलप या गरीब कंट्री को लोन दें, लोन से वो लोग अपना जो है काम कर सके। बट देखा क्या गया है कि अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, वर्ल्ड बैंक का इस्तेमाल करते हैं, वर्ल्ड बैंक का इस्तेमाल करते हैं कि शर्त लगाने में। अगर मान लीजिए इंडिया एक गरीब कंट्री है और उसे पैसा चाहिए, तो वो चाहेंगे कि वर्ल्ड बैंक के कंधे पर बंदूक रखकर वो अपनी डिमांड करें कि अगर इंडिया से कोई बात मनवानी तो बात मनवा लें अपनी। तो ये चीज के खिलाफ, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ ब्रिक्स अच्छा काम कर रहा है। इसमें कोई भी वेस्टर्न डेवलप कंट्री नहीं है, सब अलग है। तो हर गरीब कंट्री और हर डेवलपिंग कंट्री चाहता है कि ब्रिक्स से जुड़े, जिससे कि अमेरिका और यूरोप की जो दादागिरी है उसको काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो अब इंडिया चाह रहा है कि भैया अगर जो कंट्रियां आ रही हैं वेलकम उनको किया जाए। और हमने देखा ये G20 की जो मीटिंग हुई उसमें भारत ने 52 कंट्रीज अफ्रीका के, जो कि अफ्रीकन यूनियन बनाते हैं, उसको कर दिया। ठीक है, तो इंडिया यहाँ पर जो है नए कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर, आप जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि विश्व गुरु बनना है, तो इंडिया का अपना एक रोल होना चाहिए दुनिया के अंदर। अब अगेन यहाँ पर चाइना को प्रॉब्लम हो सकती है कि चाइना जो है वो भी चाहता तो है कि ग्लोबल साउथ को है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया से कंपटीशन के अंदर चाइना इस मैटर के अंदर ग्लोबल साउथ में लीडरशिप देने के मैटर में पिछड़ गया है, क्योंकि BRI का जो उनका मकसद रहता है या जिस तरह से उनकी लोन देने की पॉलिसी है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस रहती है, जिससे कि उनको दिक्कत रहती है। ठीक है, तो चाइना जो है टेररिज्म में के मैटर में भी मोदी जी ने घेर लिया उसको, ग्लोबल साउथ के मैटर में घेर लिया कि भाई ठीक है हमें वेलकम तो करना, बट हमें ध्यान रखना कि कौन सा देश आ रहा है। ये नहीं कि तुम अपने मतलब के देशों को डाल लो अंदर, तुम्हारी आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने वाले, जैसे कि पाकिस्तान ऐसे देश है और पर्पस पूरा ना हो पाए, तो वो उस पर ध्यान देना है। फिर यहाँ पर एक चीज और आती है, अगला जो पॉइंट हमें समझना है कि ब्रिक्स क्या बोलता है। यहाँ पे ब्रिक क्या बोलता है कि इज फॉर रिफॉर्म इन ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर एंड डोंट वांट टू ब्रेक इट। अब देखिए वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि UN बना हुआ है, ठीक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, बहुत सारी G20 की मीटिंग है, G7 है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो भारत, मोदी जी कहना क्या है कि देखो यार ठीक है हमने ब्रिक्स बना लिया, ब्रिक्स बना हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, उसको परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, जुड़ भी रहा है, ग्रो भी कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पुराने वाले सिस्टम को हम बिल्कुल ब्रेक करते हैं। हम बोले जा रहे हैं भाई UN से मतलब नहीं है, हम अपना ब्रिक बना रहे हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, हमें जो ब्रिक बना था तो उसका मेन मकसद ये था कि ब्रिक्स का कि उसमें रिफॉर्म किया जाए, रिफॉर्म किया जाए वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि जो सुधार बन सकता है सुधार किया जाए, एक तरह का प्रेशर किया जाए। जैसे कि यूनाइटेड नेशन का, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का एक मैटर आता है कि भाई सिर्फ 5 देशों के पास ही वीटो की पावर क्यों रहे, क्यों नहीं ज्यादा देशों के पास है, क्योंकि 5 देशों में वीटो पावर जो है वो 1945 में जो बना था UN, उस समय दी गई थी। अब 2024 चल रहा है भाई, 75 साल हो चुके हैं, अब तो कुछ में एडिट करो, अमेंडमेंट करो, कुछ सुधार करो उसके अंदर। अब जब आप नहीं कर रहे हो तो ब्रिक्स जो है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रही है कि भाई रिफॉर्म करो ना, अगर आप रिफॉर्म नहीं करोगे तो हम लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि भारत जो UN को तवज्जो नहीं दे रहा है या UN से हटना चाहता है, या भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ पर कि वो कि वर्ल्ड बैंक और IMF की संस्था खत्म कर दिया, G20 खत्म कर दिया। नहीं, भारत कह रहा है कि बस थोड़ा सा रिफॉर्म करें, वो भी पुराने संस्थाएं हैं, अच्छा काम करता है, लेकिन अगर जो गलत कुछ चीज हो रही है तो उसके अंदर रिफॉर्म किया जाए। ये बिल्कुल नहीं है कि इसको तोड़ो उसको पकड़ो, ये नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, आगे जो मोदी जी बोलते हैं अगले पॉइंट के अंदर, वो कहते हैं कि रिफॉर्म इन UN, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जैसे मैंने कहा कि वो इस बात को लेकर काम कर रहे हैं कि भाई रिफॉर्म हो, ये IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के कठपुतली बन के ना रह जाए, और जो जिस पर्पस के साथ ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे वो अपना पर्पस सॉल्व करें, सिद्ध करें, और डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज को ये फंड कर सके, लॉन्ग टर्म लोन दे सके, ठीक है, जिससे कि गरीब कंट्री को फायदा मिल सके। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मोदी जी ने बोली, वो कहा टू स्टॉप रेडिकलाइजेशन। क्या मतलब है? तो भाई ये कट्टरवाद से तो सब दुखी हैं,
अब कट्टरवाद से शुरू की है, तो यहाँ पर इंडिया बोल रहे हैं कि ये बंद करो यार, ये रेडिकलाइजेशन को हमें ना डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। और जहां कहीं पे फंडामेंटलिज्म हो रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, इसको काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटलिज्म, रेडिकलाइजेशन जो है वो रूट है, वो जड़ें हैं आतंकवाद की, वो आतंकवाद की जड़ें हैं। तो रेडिकलाइजेशन को हमें रोकने के लिए जो भी जरूरी स्टेप्स होते हैं वो हमें करना चाहिए। अब इनका मकसद यहाँ पर बिल्कुल चाइना के साथ है। चाइना भाई देख लो, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मदरसों के अंदर रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है बच्चों को, और स्पेसिफिक धर्म के खिलाफ, स्पेसिफिक कंट्री के खिलाफ, ठीक है, और ये बाद में आके बम बम फोड़ते रहते हैं, तो काउंटर किया जाए। और अब तो चाइना भी भुक्तभोगी हो गया। चाइना ने जो अभी देखा आपने कि बलूचिस्तान के अंदर वहां पर चाइना के इंजीनियर के साथ जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अब चाइना भी जो है वो इस टेररिज्म की आग में जलना शुरू हो चुका है। मोदी यही बोल रहे हैं कि भैया ये किसी के सगे नहीं है, आतंकवाद आतंकवाद होता है। वो आपको भले आज लग रहा है कि ये हमारे सपोर्ट में है और दूसरे के खिलाफ है, लेकिन हिंसा सही चीज नहीं है, ठीक है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात मुझे इंटरेस्टिंग बात, जो छठा पॉइंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि यार मोदी जी कि फाउंडिंग मेंबर्स कॉन्सेंसस मस्ट बी रिस्पेक्टेड एज अ होल वर्ल्ड इज वाचिंग। अभी क्या बोल रहे हैं, देखिए, ये बड़ा कॉन्सेंसस, इसका मतलब होता है कि किसी मैटर पर एक मत राय, सबकी एक राय। 5 मेंबर, फाउंडिंग मेंबर हो गए ब्रिक्स में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब ये फाउंडिंग मेंबर है। किसी भी मैटर के अंदर ये पांचों लोग बातें करें और एक मत से अपनी बात को आगे रखें, फैसला लिया जाए। कंसेंसस मतलब एक बैठकर बहुमत वाला काम नहीं कि वोट हाथ उठाओ, तुम उठाओ, हम नहीं मान रहे, ये वाला बात नहीं। एक उससे स्वर में बात करेंगे। अब ब्रिक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका बेस इसी बात पे बना है कि किसी भी मैटर में हम लोग कॉन्सेंसस को तवज्जो देंगे, तो मोदी कह रहे हैं कि हमें इस चीज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, कि फाउंडिंग मेंबर जो है हर बात पे थोड़ा एग्री करें, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया हमें देख रही है। वो देख रहे हैं कि भाई तुम लोग क्या काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप दो देशों का पॉइंट ऑफ व्यू किसी मैटर को लेकर अलग अलग है, तो जरूरी है कि बात डायलॉग करें, डिस्कशन करें, जिससे कि जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर वोटिंग वाला नहीं है कि हम मेरे साइड है मैं उसके साइड हूँ, ऐसा नहीं है। हम सब एक ही साइड में हैं, और जो भी मन में डाउट आ रहे हैं उस डाउट को दूर किया जाए और बात की जाए इसके अंदर, और एक साथ एक तरफ बढ़ा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मोदी जी बोलते हैं। अब अगले कुछ पॉइंट्स में क्या बोलते हैं मोदी, कहते हैं मस्ट रिस्पेक्ट डायलॉग्स, डिप्लोमेसी नॉट वॉर। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने जैसे देखा कि लगातार युद्ध चल रहे हैं इस समय, ठीक है, लगातार युद्ध चल रहे हैं, चाहे यूक्रेन रशिया का हो, चाहे ईरान इसराइल का हो, ठीक है, इधर इंडिया लड़ रहा है, सब कुछ, चाइना की लड़ाई होती ही रहती है। तो मोदी कह रहे हैं कि यार डायलॉग से बात करो। अगर यूक्रेन में दिक्कत है तो रशिया डायलॉग बाजी, डायलॉग मतलब बातचीत करे, ठीक है। इसराइल की लड़ाई, ईरान से तो ईरान से बातचीत हो। वॉर किसी भी चीज का समस्या नहीं है, हल नहीं है, हर चीज की समस्या है, क्योंकि भाई जब आप युद्ध करते हो तो सारा फोकस आप युद्ध में लगा देते हो, जिसमें कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो खत्म हो जाती है। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी आपने कमाई है, वो सब के सब वॉर में लगा। वॉर से कुछ भला होता नहीं है। अब वो जमाना चला गया कि आप किसी को लड़ाई युद्ध करके आप खत्म कर सकते हो, नहीं हो सकता। अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है। अब आप इस बात को समझिए, एहसास कीजिए कि रशिया वर्ल्ड की नंबर 2 सुपर पावर है मिलिट्री वाइज, और यूक्रेन लिस्ट में जो है वो 22वें से 25वें नंबर पे आता है। तो नंबर 2 और नंबर 25 के बीच में जब युद्ध हो रहा है, 2 साल से हो गया, रशिया ने हरा नहीं पाया उसको। 2 साल से रशिया यूक्रेन को हरा नहीं पाया। ये अलग बात है, यूक्रेन को हेल्प करने वाले नेटो देश हैं, फंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप यहां पर देख सकते हो कि एक इतना जब गैप दो कंट्रियों के बीच में है, तो भी युद्ध 2 साल चल गया। तो युद्ध जो है अब बहुत डिसाइसिव नहीं रहेगा, युद्ध बहुत लंबे खींचे जाते हैं, इसमें जान माल का बहुत नुकसान है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। डायलॉग हो, बातचीत हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो, और एक सही रास्ते पर चल पाए, ठीक है। और फिर मोदी का कॉन्सेप्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन के भाई हम तो है वो कॉन्सेप्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें एक दूसरे की बात को रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। अब कुछ नए चैलेंजेस के बारे में मोदी बात की है। नेक्स्ट क्या चैलेंजेस हैं? साइबर सिक्योरिटी एंड डीप फेक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी। अभी आप देख रहे हैं रशिया के अंदर या इंडिया के अंदर चुनाव देखिए, साइबर वॉर चलती है। अब लोग ना अब युद्ध बंदूक लेकर तो बाद में जाएंगे, पहले साइबर चलेगा, ठीक है। डीप फेक, लगातार वॉइस हो गया या वीडियो ऐसे बनाया जाए जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट की जाए, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए, बवाला हो जाए इसके अंदर।
इस तरह की, या साइबर सिक्योरिटी जो हो गया उसमें आप देखिए कि वायरस का अटैक हो गया, तो ये नया तरीका है दुनिया का लड़ने का। तो ये नए चैलेंजेस हैं, मोदी कहते हैं कि ये नए चैलेंजेस हैं क्योंकि इससे सोसाइटी कमजोर होती है, जो देश है वो कमजोर होता है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसको मिलकर इसको सॉल्व किया जाए। और कहीं ना कहीं इशारा फिर चाइना की तरफ था कि भाई जो तुम इस पे एक्सपर्ट हो ना, ये साइबर सिक्योरिटी और डीप फेक के मामले में, और तुम जो बवाल करते हो, तो ये तुम अब सही नहीं है, इसको तुम खत्म करो और इंसान के बंदे बन जाओ तुम। ये मोदी जी का कहना है यहाँ पर। तो ये कुछ बातें जो है मोदी जी ने अभी की है। अब यहाँ पर एक कुछ देखते हैं थोड़ा सा ना, ये सब तो मोदी ने अपनी स्पीच में बोला, लेकिन अब 2 दिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर, 2 दिन के अंदर जो वहां पे बैठक हुई है, तो वहां पर कुछ एक सब्टल मैसेजिंग, सब्टल मैसेज होता है कि मतलब बोला नहीं गया लेकिन समझा ज्यादा गया है, सूक्ष्म मैसेजिंग है। दुनिया को दिखाना भी था, बताया भी नहीं गया, बस अपनी हरकतों से जो है दुनिया को इशारा दे दिया कि देखो तुम इंसान बन जाओ। जैसे मोदी जी ने गए तो झप्पी लगा ली किसको, पुतिन को, पुतिन को झप्पी लगा ली, शी जिनपिंग को हाथ मिला लिया। तो जैसे झप्पी लगाई है तो अमेरिका के सीने पे सांप लौटने लगे। अमेरिका पसंद नहीं करता है, मोदी जाके साल में 2 बार जाके झप्पी लगा रहे हैं, ठीक है, पुतिन से। तो यहाँ पर अमेरिका है या जो डीप स्टेट्स होते हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करते हैं। मोदी जी ने कहीं ना कहीं जो जादू की झप्पी लगाई है पुतिन को, इससे इशारा क्या है अमेरिका से कि अमेरिका वो कनाडा वाला मैटर में ना, जिस तरह तुम लोगों ने इंडिया को घेरने की कोशिश की है, इंसान बन जाओ तुम लोग। और जो तुम इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हो, तुम इंसान बन जाओ, नहीं तो हम लोग इंडिया कब रशिया और चाइना के ब्लॉक में चला जाएगा तो पता नहीं लग पाएगा। तो तुमसे कहा कम जा रहा है लेकिन समझो तुम ज्यादा, ठीक है, हो कुछ भी सकता है, ध्यान रहो। बायलैटरल मीटिंग की है मोदी जी ने सबसे अलग अलग देशों से, ईरान से वाले से की है, चाहे वो रशिया वाले से की हो, चाहे तो यहाँ पर मोदी जी ने अलग अलग लेवल में मीटिंग करके ये दिखाने की कोशिश की है, खासकर चाइना के शी जिनपिंग से मीटिंग करने का, कि अमेरिका और वेस्ट को, कनाडा को, कि भाई तुम लोग इंसान बन जाओ, इंडिया के पास और भी रास्ते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर वही बात की है कि देखिए जब कॉन्सेशन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या रिफॉर्म की बारी आती है यूएन के अंदर, तो अमेरिका को पसंद नहीं आता। अमेरिका कहता है कि भाई जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है कि मैं बॉस हूँ और सब मेरे नीचे हैं, तो वो वही चलना चाहिए। इंडिया कहता है वो जमाना चलेगा साहब, ठीक है, मुगाम्बो भी अब खुश नहीं होता, अब आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अब दुनिया चीज हो चुकी है। अब ये जितना आपको जो व्हाइट सुपरमेसी होती है ना, गोरी गोरी चमड़ी है बेहतर है, गोरा है तो बेहतर है, ऐसी जो कॉन्सेप्ट होता है, खत्म करो और इंसान बन जाओ। दुनिया तो चेंज हो रही है। अब कनाडा ऐसे देश, इनकी कोई औकात नहीं, वो इंडिया को धमकी दे रहे हैं, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, पॉपुलेशन है नहीं वहां पर, ठीक है। तो वो सिर्फ इसलिए है कि बस वही व्हाइट सुपरमेसी कि हम गोरे हैं तो बेहतर है, ठीक है। तो जब ऐसी बात आती है तो यूएस जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता चीजों को लेकर कि भाई कोई यूएन को छेड़ना, यूएन से ना बोले यूएनएससी में कोई जाके मीटिंग रिफॉर्म हो जाए, यूएन में रिफॉर्म हो जाए। तो ये सब चीजें जो मीटिंग, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को टारगेट किया गया है कि यार अमेरिका तुम अब रिफॉर्म के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया अब वैसी नहीं है जो 1990 की दुनिया थी। 25 साल 30 साल निकल चुके हैं, नए प्लेयर्स मार्केट में आ चुके हैं, चाइना आ चुका है, इंडिया आ चुका है, तुम अब वैसे नहीं रह गए, ठीक है। तो अब तुम्हें भी चेंज होना पड़ेगा और अपने आप को तैयार कर लो। तो ये सब कुछ बातें जो हैं वो मोदी जी ने अपनी स्पीच में 2 दिन में की। और भी इस पे क्या फैसले किए गए, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं दूसरे चैनल पे वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखिएगा। वो सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जियो स्ट्रेटेजी, जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझना जरूरी है, जिससे कि हमारा जो एग्जाम के सवाल आते हैं, चाहे वो प्री का हो, चाहे मेंस में हो, चाहे GS2 हो, चाहे ऐसे हो, हम अपने कुछ पॉइंट्स बना के लिख सके, ठीक है। बाकी जो लोग पीसीएस तैयारी करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए प्री प्लस मेंस का एक बैच चल रहा है, बहुत बढ़िया बैच है, 15 महीने का बैच है, प्री प्लस मेंस का रहेगा, ठीक है। इसमें आपको वीडियोस, PDF, टेस्ट सब कुछ दी जाएगी, बहुत बढ़िया मेंटरशिप रहेगा। फीस उसकी 4,999 रुपए है। 9919521555 में कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। सब कुछ आपको यहाँ से देंगे, एक एक स्टेप टू स्टेप आपको तैयारी कराई जाएगी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं इसके अंदर, ठीक है। बहुत बढ़िया कोर्स रहेगा इसके अंदर। प्लस जो गृह लक्ष्मियां हैं, जिनको पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होती है, जो जिनको समय नहीं मिल पाता है, जो सपोर्ट नहीं मिलती फैमिली से, उनको हमने एक स्टेप फर्दर आके जाके एक ना उनका पर्सनल लेवल पर उनको एक कहते हैं ट्यूटर की जो जरूरत पड़ती है, कि पर्सनल लेवल पर बात कर सके, उनकी जो डाउट्स हैं, उनको समस्याएं हैं, उनको डिसिप्लिन की समस्याएं, उनको सॉल्व कर सके। उनके लिए एक स्पेशल बैच है, गृहलक्ष्मी स्पेशल बैच है, ठीक है। उसमें हमें अपने प्रोसेस पे भरोसा है कि एक मनी बैक गारंटी रखी है कि भाई आप पढ़ाई करो, आप जो प्रोसेस मैंने दिया हुआ है उसको फॉलो करो, और अगर उसको फॉलो करके आप पीसीएस नहीं बनते हो तो मनी बैक हो जाएगा। ये यहाँ तक की बात रखी गई है, सिर्फ आपको प्रोसेस जो हम बता रहे हैं उसे फॉलो करना है।